हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पूरा फुल वन शॉट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 5। ये जो बेसिकली हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो, और इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट वीडियो और भी बहुत ही सारे वीडियोस हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको एग्जाम में इसके बाहर से इस चैप्टर में कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान दे के देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है उसको हम तीन चीज़ों में बांट सकते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। जो एलिमेंट्स होता है वो बेसिकली बहुत ही प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, एक सेकेंड। जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो काफ़ी प्योर फॉर्म होता है और वो सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा कंपाउंड होता है वो दो टाइप और या दो से ज़्यादा टाइप का मिला हुआ एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में सब्सटेंस होता है जिसे हम कंपाउंड करते हैं। जबकि जो हमारा मिक्सचर होता है वो दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है और फिक्स रेशियो में भी वो नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये क्लास 9th में पढ़ा था कि व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड एंड व्हाट इज़ मिक्सचर। तो आई होप आपको उतना कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि हम इन सब चीज़ों को उसमें बांटते हैं। अभी के टाइम में हमारे पास पूरे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, नेचर में पूरे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें से कि जो 98 है वो दे आर नेचुरली ऑकरिंग। मतलब इसमें से जो 98 है वो नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी के डिस्कवर्ड किए गए कुछ बाकी के मैन मेड भी एलिमेंट है। ठीक है, जिसे मैन ने खुद से बनाया है, साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इसे बेसिकली सजाना या फिर याद रखना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों ने इसके अंदर कुछ पैटर्न ढूंढना शुरू किया। साइंटिस्ट ने इसके अंदर कुछ पैटर्न ढूंढना शुरू किया। और इसका जब अर्ली एज शुरू हुआ, कहाँ से, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैटर्न ढूंढा, वो इस वीडियो में, वो इस चैप्टर में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हमें इस 118 एलिमेंट की स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हमें इसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना था, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन का जो है वो ये चीज़ इस पर स्टडी हुआ, और हम अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टेंस पे, ठीक है, तो हम बेसिकली देखते हैं कि किसी भी दुकान में भी जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो कॉलम बाई कॉलम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ एक जैसे जगह पे रखा जाता है। जैसे जो हमारा सोप है, ठीक है, वो दुकानदार जो होता है वो सारे साबुन को एक जगह पे रखेगा, सारा जो बिस्किट है उसको एक जगह पे रखेगा, सारा चाय पत्ती है उसको एक जगह पे रखेगा, ताकि आप अगर कुछ मांगो तो उसको बहुत आसानी हो वहाँ से वो चीज़ उठा के दे देने में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हर जगह होता है ताकि हम लोग उस चीज़ को आसान बना पाए। ठीक है, सोप में यहाँ पे ये एग्जांपल में दिया है कि जो सोप है उसमें भी बेसिकली जो नहाने वाला साबुन होता है वो लोग अलग रखे रहते हैं, जिससे हम बर्तन धोते हैं ये वगैरह साबुन वो लोग अलग रखे रहते हैं, जिससे आप मांगे तो आसानी से वो उस कॉलम तक जाए, एक साबुन निकाले और आपको दे दे। ठीक है, तो इस कारण हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारे लिए भी जहाँ हमें 118 एलिमेंट है हमारे पास, तो हमें भी बेसिकली अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम ऐसा उसको कॉलम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आसानी से जाए, और उस प्रॉपर्टी के लिए वो जो एलिमेंट है उठा के दे दे कि हाँ इस प्रॉपर्टी का ये एलिमेंट होगा। तो इसी इसी को लेके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे साइंटिस्ट ने एलिमेंट को बांटा। और लेटर हमें बाद में ये चीज़ पता भी चला कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल के तौर पे होते हैं नेचर में प्रेजेंट, कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल के तौर पे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इस सिलसिला में जो सबसे पहले, ठीक है, अपना ट्राइड लेके आए वो थे डोबर्नियर। ईयर 1817 में जो जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर थे, ये एक जर्मन के केमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ट्राई किया कि ये तीन एलिमेंट को सजाए ग्रुप में। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्होंने
3 एलिमेंट को एक साथ रखा और उन्होंने इसे ट्राइड्स कहा, क्योंकि ये 3 एलिमेंट का कंस्टिट्यूट था, उन्होंने इसे नेम दिया क्या, ट्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये जो 3 एलिमेंट है इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के तौर पे रखेंगे। इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स दिए उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा और बोला, सपोज उन्होंने 3 एलिमेंट दिया E1, E2, E3, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका जो एटॉमिक मास है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सम होके हम कहते हैं उसको एटॉमिक मास। तो इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा और ये बताया कि जब हम फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के इसका एवरेज निकालेंगे, यानी जब हम फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा, तो वो हमारा सेकंड एलिमेंट का जो होगा वो एटॉमिक वेट होगा। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया द एटॉमिक mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements was roughly। उन्होंने exactly ये चीज़ नहीं बता पाया। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने क्या क्या लिया तो हम यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल में लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव हम ये जानते हैं उन्होंने एटॉमिक मास लिया इसका, ठीक है, लिथियम का लगभग 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 39 प्लस 7, जब हम लिथियम सोडियम पोटेशियम में वेयर इट इज लिथियम और पोटेशियम का मास जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 46, और जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 23, जो कि एटॉमिक मास होता है सोडियम का, ठीक है, जो कि एटॉमिक मास होता है सोडियम का। तो यहाँ पे इस केस में इनका जो ट्राइड था वो बिल्कुल भी सही नज़र आ रहा था कि जो जब हम दो चीज़ को जोड़े, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को जोड़े तो हमारा जो एटॉमिक मास आया वो सेकंड का हुआ 23, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने कुछ और भी ट्राइड्स दिए थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, और दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या क्या दिया था, इन्होंने ये भी दिया था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो बेसिकली जब हम देखेंगे कि जब हम इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है, इसका लमसम लेते हैं हम, ये है 40.1 और ये है 137.3, हम लोग इस ग्रुप का ले रहे हैं कैल्शियम का और बैरियम का। इसको जोड़ के इसका एवरेज निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा स्ट्रोंशियम का आ रहा है कि नहीं डोबोर्नियर्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 13 होगा, ये 4 पॉइंट, ये 7, ये 1/2, ये हो जाएगा 8.7, जबकि यहाँ पे हमारा आ रहा है ये 87.6 इनका आ रहा है। तो इनका जो एग्जैक्टली जो ये रूल था, ये जो एग्जैक्टली जो निकाले थे अपना ट्रायड, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, पूरी तरीके से रफली था। तो कहीं ना कहीं ये इनके फेलियर का कारण बना, जिसके कारण जो इनका ट्रायड है वो उतना फेमस नहीं हो पाया। हालांकि ये बहुत फेमस हुए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को निकाला था, सबसे पहले इन्होंने कहीं पे भी ग्रुपिंग को स्टार्ट किया था, तो वो थे हमारे जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर साहब, ठीक है। और इनका एक ये भी ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ 3 ही ट्रायड्स दे पाए थे, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो ये सिर्फ 3 ही ट्रायड्स दे पाए थे, ठीक है, 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। और इनका जो ट्रायड है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नहीं साबित हुआ। और इनके जो 3 ट्रायड्स है वो कुछ ऐसे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा था। इसमें आपको थोड़ा गड़बड़ मिलेगा और इसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे हैं जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर के बारे में, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए, तो आप इसको पढ़ लेंगे, ये बेसिकली सिलेबस में हमारे नहीं है, ये नहीं आता, ठीक है। डोबर्नियर के बाद हमें पढ़ना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी डोबर्नियर के बाद आए साइंटिस्ट न्यूलैंड, ठीक है। तो जैसे डोबर्नियर ने जो अटेम्प्ट किया इस ग्रुपिंग करने का, इसके कारण जो बाकी के केमिस्ट थे हमारे, वो उस समय में कहीं ना कहीं इनकरेज हुए, जिसके कारण उन्होंने ग्रुपिंग करना शुरू किया।
1817 के बाद 1866 में एक थे केमिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट, ये थे इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तौर पे सजाया, जैसा डोबोर्नियर ने किया था, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तौर पे एलिमेंट्स को सजाया। ठीक है, इन्होंने शुरू किया सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन से, और ये थोरियम पे जाके ख़त्म किया। मतलब इन्होंने जो अपना ग्रुप सजाया उसमें उन्होंने शुरू किया हाइड्रोजन से और ख़त्म किया जाके थोरियम एटम पे। ठीक है, जो कि ये 56th पोजीशन पे था, जो कि थोरियम जो था वो 56th एलिमेंट था। इन्होंने इनके ग्रुप में ये जो सजाया तो ये पा रहे थे कि एवरी जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, हर जो 8वां एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टी रख रहा है उसके फर्स्ट के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने इस ऑक्टेव्स को म्यूजिक से भी कंपेयर किया, जैसे हमारे हिंदी में होता है सा रे गा मा पा धा नी, और फिर आ जाता है सा पे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8वां आ जाता है। उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो हर एक 8वां एलिमेंट था इनके ग्रुप में वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था इस सा की तरह। ठीक है, और लेकिन इन्होंने वैसे इंग्लिश का जो सॉन्ग है उस हिसाब से बैठा के वो दिखाया था। ठीक है, और इन्होंने इसे कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव यानी 8, इन्होंने इसे 8 का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के भी नाम से जाना गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तौर पे एलिमेंट को सजाया और कहा कि जो हर एक 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है उसका प्रॉपर्टी, और इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, जिसके तौर पे जिसमें ये पाया गया कि जो लिथियम का प्रॉपर्टी था वो मैच कर रहा था सोडियम से। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो था वो 8th एलिमेंट था आफ्टर लिथियम, लिथियम के बाद 8वें नंबर पे सोडियम आ रहा था। उसी तरीके से बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी था वो मैच कर रहा था मैग्नीशियम से। ठीक है, यहाँ पे जो है वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है वो गिवन है। ठीक है, जो इंग्लिश में सॉन्ग होता है वो उसको बांटते वैसे डो रे मी फा सो ला ती, और फिर वापस आ जाते हैं दो पे। ठीक है, उसी तरीके से बेसिकली इनके कहने का मतलब था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नहीं इन्होंने ऐसे सजाया था, ऐसे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन 3 4 5 6 7वां और 8वां। तो यहाँ पे एक बार मुझे क्लियर होना पड़ेगा, एक सेकेंड। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये ऐसे। ठीक है, जैसे बेरिलियम के बाद 8वें नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, तो बेरिलियम का शो कर रहा था मैग्नीशियम से। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये रहा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, लेकिन इनके भी कुछ फेलियर्स है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये जो ऑक्टेव रूल था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एवरी 8th एलिमेंट था वो उसका प्रॉपर्टी जो था वो सिमिलर नहीं था फर्स्ट से। ठीक है, जो ठीक है, यहाँ पे जो है इनका जो लॉ था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। अगर आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट था वो इसके साथ प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा फेलियर था कि इनका जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। ठीक है, इसके बाद उस समय में जो न्यूलैंड थे वो सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट को ही इसके जगह पे बता पाए, और उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया कि जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा उसको हम किस प्लेस पे रखेंगे।
ठीक है। उस समय में 1800 समथिंग में जो 56 नोन एलिमेंट था उसको तो इन्होंने जगह पे बता दिया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे इनके बारे में इन्होंने कोई भी जो जानकारी है वो नहीं दी। और इनके बाद बहुत सारे एलिमेंट जो है वो खोजे भी गए जिनका प्रॉपर्टी जो था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के द्वारा इनके न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो पा रहा था। तो जो इनका सेकंड डिसएडवांटेज था वो ये था। पहला डिसएडवांटेज था कि कैल्शियम के बाद इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड ये था कि जितना उस समय में एग्जिस्ट था उतना ही उन्होंने बताया, उसके बाद का इन्होंने कोई गेसिंग नहीं किया। ठीक है। इसके बाद से कभी कभी अपने बातों को मेंटेन करने के लिए इनका जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट के सिमिलर होगा, इन्होंने कहीं कहीं पे 2 एलिमेंट को भी एक जगह पे रख दिया है। ठीक है। और कुछ अनलाइक एलिमेंट को भी आपस में एक जगह पे रख दिया। जैसे अब देखोगे इस टेबल में तो आपको कोबाल्ट और निकेल जो है वो एक सेम स्लॉट में दिखेंगे, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से ये बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पे आप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये तो खैर हैलोजन है अभी के टाइम में। ठीक है। ये तीनों अभी भी एक ग्रुप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सिमिलर है। ठीक है। पर ये जो कोबाल्ट और निकेल है वो इन सब से बिल्कुल भी अलग है और इन्होंने सेम स्लॉट में इस दोनों एलिमेंट को घुसाया है ताकि ये कहीं ना कहीं अपने बात को मनवा सके। तो ये भी इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलत हो जा रहे थे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बेसिकली ये हमारा था। और द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। मीन इनका जो ये था, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के तौर पे ही, जो लाइटर एलिमेंट था उनके केस में ही अच्छे से सक्सेसफुल साबित हो पा रहा था। नहीं तो बाकी हेवियर एलिमेंट के केस में इनका जो लॉ था वो सक्सेसफुल साबित नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो आप, आई होप आपको यहाँ तक तीनों डिसएडवांटेज जो है वो क्लियर होगा अच्छे तरीके से। अगर क्लियर होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अब न्यूलैंड के बाद आते हैं हमारे मेंडलीव्स। ठीक है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया और वो कैसे दिया। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पैटर्न पर रिसर्च जारी रखा। भले कुछ डिसएडवांटेज आए, पर ये जो प्रॉपर्टी था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के थ्रू हम जो एलिमेंट्स है उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, तो ये जो हमारा कोशिश था, ये जो इनका कोशिश था वो लगा रहा, एकदम लगातार ये लोग लगे रहे। और न्यूलैंड के बाद आए मेंडलीव जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल सबके सामने रखा। ठीक है। बेसिकली ये एक स्टोरी वाइज चैप्टर है, कैसे क्या हुआ कैसे क्या हुआ, यही चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे, क्या डिसएडवांटेज क्या एडवांटेज। ठीक है। जो मेन क्रेडिट था वो इसके बाद एलिमेंट के क्लासीफाई के लिए जाने लगा दिमित्री इवानोविच मेंडलीव का। ठीक है। जो कि एक रसियन के केमिस्ट थे। उस समय में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर साबित हुए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, अभी का जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इन्होंने बेसिकली उसका जो बेस है वो प्रोवाइड किया और ये उस समय में बहुत ही फेमस हुए। इन्होंने भी जो एलिमेंट था उसको उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट किया, जिसके कारण अभी के टाइम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प हुआ और ये एक बेस के तौर पे सामने आया और ये उस समय में बहुत ही फेमस हुए। यहाँ पे इनका है, इनके बारे में, इनका जीवनी, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है। जब मेंडलीव ने काम करना शुरू किया, इनके पीरियोडिक टेबल को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिकली उस टाइम में क्या था कि 63 एलिमेंट्स जो थे वो हम लोग 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। ठीक है। इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी सपोज हमारे पास है एलिमेंट ए, बी, सी, तो कैसा कैसे इसका मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है और कैसे कैसे इनको जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ये दिख कैसे रहे और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, इस तौर पे इस चीज़ को कोरिलेट करके मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो सजाया। ठीक है। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen. Chemical property में maximum इन्होंने element को, E1 element, E2 element को ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करा के देखा। ठीक है।
उससे वहाँ से ये क्लियर हुए और वहाँ पे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे दर्ज किया अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। Now, he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most of the elements. उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना? क्योंकि ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कंपाउंड उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मिलते थे, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को रखा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चुना था कंपाउंड की फॉर्मेशन में? क्योंकि ये जो दोनों जो कंपाउंड है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और मेटल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। The formula of hydride and oxide formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. ये जो फॉर्मूला इनका निकल के आया तो ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन के तौर पे निकला, और इन्होंने 63 कार्ड के तौर पे, वो जो 63 एलिमेंट था उन 63 को कार्ड के तौर पे रिप्रेजेंट किया, और सारे कार्ड पे जैसे ताश का पत्ता होता है उस पे सारे पे उनका जो है वो प्रॉपर्टी लिखा और उसको एक एक करके जो है वो सजाया ग्रुप में, ठीक है। नाउ जो सिमिलर प्रॉपर्टी के कार्ड थे उन्होंने उसको एक साथ पिन किया वॉल पे, ठीक है, और फिर अपने पीरियोडिक टेबल को सजाया। नाउ इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर ऑकर्स ए पीरियोडिक रिकरेंस एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे थे, और इन्होंने वहाँ पे एग्जैक्टली उस प्लेस पे अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वहाँ पे उसको सजा रखा था, ठीक है। इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि the properties of element are periodic function of their atomic masses, means periodic table में जो property है वो उसके atomic mass का function है, मतलब जैसे जैसे उसका atomic mass जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास का फंक्शन है, वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो ये जो है उस समय में मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना गया, और इसे हम बहुत फेमस लॉ कहते हैं और इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने जो वर्टिकल कॉलम है उसको मेंडलीव ने कहा ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल रो है उसको मेंडलीव ने कहा पीरियड्स, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में उनका वर्टिकल कॉलम था उसको कहा ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल कॉलम था उसको कहा इन्होंने पीरियड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो ये वन शॉट का पार्ट फर्स्ट हुआ, और पार्ट सेकंड के लिए आप लोग बेसिकली वेट करेंगे, हम लोग उसे बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।